हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में अपनी क्विक रिवीजन सीरीज में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे और आज हम बात करेंगे आपका भौतिक विज्ञान की, क्योंकि आपको पता होगा विज्ञान से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम फिजिक्स देखेंगे। ये हो सकता है अगर बड़ा वीडियो होगा तो दो पार्ट में आएगा। इससे पहले जो भी वीडियोस इसकी क्विक रिवीजन सीरीज में देख लिए हैं आप उनको देखिएगा और विश्वास मानिए ये आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे। जब भी आप खाना खा रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, टहल रहे हो, दौड़ रहे हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बस ईयरफोन लगाइए और इन वीडियोस को बार बार सुनते जाइए। जिसके चलते ये जो चूंकि वन लाइनर फॉर्म में है, इनमें आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, तो आपके दिमाग में रच बस जाएंगे और विश्वास मानिए इससे होगा ये कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर क्वेश्चन बिल्कुल ही कह सकते हैं कि रच बस जाएंगे, जिससे जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। ठीक है, तो सीरीज को कंप्लीट देखिए, विश्वास मानिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, आइए। और ये जो बुक है ये आपको पता होगा, ये यूथ कंपटीशन पब्लिकेशंस की बुक है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, आप चाहे उसको खरीद भी सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान में। ठीक है, देखिए इसमें चैप्टर का नाम आपका मात्रक इकाई एवं भौतिक राशियां। ठीक है, देखिए यहाँ सीधे क्वेश्चन आते हैं। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपका जूल और कैलोरी। उसमें जो ऑप्शन दिए होंगे देख लीजिएगा। ठीक है, विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है। तो विद्युत विभव क्या है? यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। आपको पता होगा सदिश राशि अदिश राशि से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नेक्स्ट, रिंगमैन स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है धुएं के घनत्व को मापने के लिए। किसके? धुएं के घनत्व को मापने के लिए। ठीक है, एक तरफ देखिए, एक तरफ आपका मात्रा है, दूसरी तरफ उसकी एसआई यूनिट है। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। लेंस की क्षमता कैसे नापते हैं हम? डायोप्टर से नापते हैं, डी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊष्मा का क्या होता है? जूल होता है। और रेडियो एक्टिविटी पदार्थ जो होते हैं उनकी जो सक्रियता उसको हम बैकुलर से नापते हैं। आपको पता होगा हेनरी बैकुलर का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पर इनका रखा गया है। और आगे हम देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा बात कर रहा है, एक तरफ फिर से वही देखिए कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दाब, दाब का क्या होता है? पास्कल। शक्ति का क्या होता है या बल का? न्यूटन। तापक्रम का क्या होता है? केल्विन। और ऊर्जा का क्या होता है? जूल। ठीक है, अब कह रहा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है? उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। एक बैरल में कितना तेल आता है? तो अक्सर चूंकि न्यूज में रहता है अभी, तो याद रखिएगा 159 लीटर, जो कह सकते हैं 159 लीटर्स। ठीक है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। आपको पता होगा कि जो चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी का क्या होता है? 1/6 होता है। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर लेंगे कि उसका भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि है, तो आपको पता होगा जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है? विस्थापन, वो एक सदिश राशि है। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप 0.39 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इंच मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ये भी आपकी किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। क्या है? तो विद्युत उत्पादन को मापने की इकाई है। किलोवाट घंटा किसका है? तो आपका विद्युत ऊर्जा का, किलोवाट आवर्स भी कहते हैं, ये आपका विद्युत ऊर्जा का मापन है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट आवर्स का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। आइए और आगे देखते हैं। एक तरफ क्या करा है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति को हम नॉट में डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है 100 नॉट की गति किससे कोरिलेट करती है? तो 115 मील प्रति घंटा। जैसे मान लीजिए कोई वायुयान है, कुछ भी है, जलयान है, उसकी अगर स्पीड 100 नॉट है तो इसका मतलब क्या लगाएंगे आप कि 115 मील प्रति घंटे के बराबर वो चल रहा है। ठीक है, एनीमोमीटर एक तरफ यंत्र का नाम है, दूसरी तरफ क्या है? उससे संबंधित राशियां हैं जिनसे नापते हैं। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? वायु की गति को नापते हैं। अमीटर से क्या? विद्युत धारा। ठीक है, पता ही होगा आपको। टैकोमीटर से घूर्णन की गति। और पायरोमीटर से क्या नापते हैं हम? उच्च ताप को नापते हैं। याद रखिए जहां पे पायरो वर्ड आ जाए तो समझिए वो आपका ताप से कोरिलेट करेगा। ठीक है, चलिए आइए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वायु की गति नापी जाती है। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम था, किससे नापते हैं हम? इसको हम एनीमोमीटर से नापते हैं। दूरी की इकाई नहीं है, तो आपको पता वर्गमील जो है वो एरिया की इकाई है। ठीक है, इसकी इकाई नहीं है। एक तरफ फिर से राशि है, दूसरी तरफ उसकी इकाई है। उच्च वेग, उच्च वेग को किससे नापते हैं हम? मैक से। आपको पता है जो वायुयान होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उनकी स्पीड को मिलियन मैक में डिफाइन करते हैं। तरंग दैर्घ्य, ठीक है, वेवलेंथ को किससे डिफाइन करते हैं हम? एंगस्ट्रॉम से। किससे हम डिफाइन करते हैं? एंगस्ट्रॉम से। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। याद रखेंगे आप। ठीक है, इसी तरह मतलब इसमें इकाई ज्यादा पूछता है। ठीक है, त्वरण, त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसका है?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है। कृतकार जो आपका वर्क डन है इसका क्या आपका है, जूल। फिर आपका आवेग का क्या है, न्यूटन पर सेकंड, क्या इसका है, न्यूटन पर सेकंड। नेक्स्ट क्यूसेक, क्यूसेक क्या होता है, द्रव प्रवाह की मात्रा, नहीं कहते कितना क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, तो आप समझ जाइएगा क्यूसेक का मतलब क्या होता है, द्रव प्रवाह की दर। बाइट पता ही होगा आपको, कंप्यूटर की इकाई है, मतलब उसकी क्षमता को नापने की। रिक्टर, रिक्टर क्या करता है, ये भूकंप की तीव्रता को नापता है, किसको, भूकंप की तीव्रता को। और बार किसका मात्रक है, बार हो गया, पास्कल हो गया, ये सारा आपका दाब का मात्रक है। ठीक है, बार बार कैसे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम से इसको डिफाइन करते हैं। ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। ध्वनि की तीव्रता का क्या होता है, डेसिबल होता है। और आवृत्ति का क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, वॉट किसकी इकाई है, शक्ति की। नॉट समुद्री जहाज की गति की। नॉटिकल मील तो नौ संचालन में ये दूरी देखा जाता है। कैलोरी की मात्रा क्या है, कैलोरी का क्या होता है, ये ऊष्मा की मात्रा है। वेक्टर परिमाण, तो आपको पता है जो बल होता है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि बल में क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, बल को क्या देखेंगे तो होता है मतलब जो एफ आप डिफाइन करते हैं तो वो आपका जो कि इसमें परिमाण भी है और एक दिशा भी, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर और आप देखते हैं विभिन्न मापक यंत्र, इसको देख लेते हैं हम। अति सूक्ष्म समय अंतराल, नैनो सेकंड से कम समय में यथार्थता से जो समय नापता है उसको क्या कहते हैं हम, परमाणु घड़ी द्वारा नापते हैं। पारोमीटर मैंने आपसे पहले बताया था, कोरिलेट करेगा टेम्परेचर से। तो विकिरण तापमापी, पारोमीटर किस से हम क्या नापते हैं, विकिरण तापमापी से हम नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पायरे हीलियोमीटर, दोनों ही देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। पायरी हीलियोमीटर, इससे क्या है, सोलर रेडिएशन क्या नापते हैं, सोलर रेडिएशंस को नापते हैं। पायरोमीटर से विकिरण तापमापी को नापते हैं, ठीक है। और जब पायरे हीलियोमीटर आ जाएगा तो आप विकिरण, तो आप सोलर रेडिएशंस के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का मापन हेतु क्या यूज करेंगे हम, पायरोमीटर यूज करेंगे। अत्यधिक उच्च ताप के लिए भी हम पायरोमीटर यूज करते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड से, डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे ताप के लिए यूज होगा उसको हम पूर्ण विकिरण तापमापी या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं, ठीक है। सोनार का प्रयोग कौन करता है, तो आपने देखा होगा बार बार, जो नौ संचालक होते हैं वही सोनार का उपयोग करते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, वायु की आर्द्रता नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रो है, हाइग्रो, ठीक है। वायु की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता के लिए सेस्मोग्राफ। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं, तो आपको पता होगा इसमें द्रव क्रिस्टल आपके प्रयोग होते हैं। फिर आपका ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तदाब को मापने के लिए क्या यूज करते हैं हम, स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या यूज करते हैं हम, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो आपको जो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण करता है, क्या करता है, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण करता है। उससे जो रेडिएशन आती है, मतलब जो तरंगे आती है उसके आधार पर काम करता है ये। ऑक्साइनोमीटर, ऑक्साइनोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, तो पौधों की वृद्धि नापने के लिए, किसका, पौधों की वृद्धि नापने के लिए हम ऑक्साइनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, उच्च संचालन शक्ति, क्या इसका है, उच्च संचालन शक्ति इसकी विशेषता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻⁹ मीटर के, किसका, मीटर ध्यान दीजिएगा, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होगा, 9 से नैनो, 9 से 9, याद रखिएगा, 10⁻⁹ मीटर। और जब सेंटीमीटर में होगा 2 और घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या, एक सेंस्टेन, क्या है आपका, ये वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, लक्स मीटर। याद रखिए तीव्रता है ये, प्रकाश की इंटेंसिटी नापने के लिए क्या करेंगे हम, लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। एक तरफ हमारा उपकरण है, दूसरी तरफ उसकी मापन की राशि है। अमीटर, अमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं हम, विद्युत धारा को नापने में। हाइग्रोमीटर आपने देखा ही था, सापेक्ष सांद्रता को, आर्द्रता को। बैरोमीटर दाब को। और स्प्रिंग तुला किसको नापेगी, भार को, नहीं देखिए वो सिलेंडर वाले लेके स्प्रिंग तुला लेके आते हैं, भार को नापेगी। फिर से देख लेते हैं, अमीटर से हम विद्युत धारा को नापेंगे, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को नापेंगे, बैरोमीटर से दाब को, स्प्रिंग तुला से हम भार को नापेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो हृदय की गति को सुनने के लिए, किसको, हृदय की गति को सुनने के लिए। स्फेग्मोमीटर आपने देखा ही था, रक्तचाप को मापने के लिए। नेक्स्ट हमारा है कैरोटोमीटर। कैरोटोमीटर जानते हैं सोना कैरेट में मिलता है, तो सोने की शुद्धता को मापने के लिए। लक्स मीटर अभी आपने इसको भी देखा था, तो प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए, किसको, प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
एनीमोमीटर किसको, वायु के वेग को। साथ देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए, बैरोमीटर बैरोग्राफ दोनों ही कोरिलेट कर रहिएगा, ठीक है। बैरोग्राफ किसके लिए आपका, वायुमंडलीय दाब के लिए, और हाइग्रोमीटर तो वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। देखिए हाइग्रोमीटर 2 बार पूछा है, यहाँ पे देख रहे हैं हर बार पूछा है, सापेक्षिक आर्द्रता हो गया, वायुमंडलीय आर्द्रता हो गया, इसके लिए। आमतौर पर समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है, फैदम में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं हम, फैदम में, ठीक है। झूठ का पता लगाने में, आज अभी हम भी झूठ का पता लगाएं, तो झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है, किसकी माप करता है, तो मस्तिष्क की सक्रियता और हृदय गति का, कि मतलब कितना आपका ब्रेन वर्क कर रहा है और आपकी हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है उसकी बेसिस पे वर्क करता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे कौन सी प्रयुक्त होती है आपकी, पराश्रव्य तरंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारा है, पराश्रव्य तरंगे इसमें उपयोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब हम मैकेनिकल के देख लेते हैं, मैकेनिकल से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, एक तरफ हमारा क्या है, एक तरफ हमारा विशेषताएं हैं, दूसरी तरफ कण है। शून्य द्रव्यमान, आपको पता होगा न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रॉन का ही आपका एंटी पार्टिकल्स का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। भिन्नात्मक चार्ज जो क्वार्क होता है, भिन्नात्मक चार्ज होता है। भिन्नात्मक स्पिन जो पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, इसमें भिन्नात्मक स्पिन होता है। इंटीग्रल स्पिन किसका होता है, बोसॉन पार्टिकल का, किसका होता है, बोसॉन पार्टिकल का इंटीग्रल स्पिन होता है। सोचिए कितना 2023 में पूछा है, कितना मतलब अच्छे से लोग इसको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अगर एक आध जब कोरिलेट करता है तो उसका आंसर आप निकाल लेते हैं। शून्य द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रिनो का। भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क, भिन्नात्मक स्पिन पॉजिट्रॉन, और इंटीग्रल स्पिन किसका, आपका बोसॉन का है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, कैसे, अपगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो पता ही होगा आपको, न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, न्यूटन साहब ने दिया था इसको। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार, ठीक है, लिफ्ट की बात कर, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। कब होता है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ेगी। भाई जब लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो उसका जो वास्तविक भार होगा, ठीक है, आभासी भार जो उसके वास्तविक भार से अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल में इसका भार क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि भाई गुब्बारे का भार ऐसे लगभग शून्य होगा, तो रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, तो उसका, क्योंकि वही मेरा पहले वाला क्वेश्चन 1/6 वाला, कि भाई जब नीचे लेके आएंगे तो उसका भार तो बढ़ेगा पर उसकी जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे, तो उसका भार क्या होगा, घट जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, घनत्व, जो डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये वस्तु की मात्रा बदले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए, तो वो भौतिक राशि नहीं बदलेगी, भाई आयतन नहीं बदलेगा भाई, क्योंकि चीनी घुल गई ना, जैसे मैंने ग्लास लिया इसमें जाला, चीनी पूरी पूरी घुल गई तो उसका आयतन थोड़ी चेंज हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अब जब लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका दोलन में लगता हुआ जो समय है, जैसे आप देखते हैं ये लोलक की बात करते हैं, तो उसका दोलन में लगता हुआ समय बढ़ जाएगा, तो इसलिए सुस्त हो जाती हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या होगा, भार महसूस होगा, क्योंकि जब ऊपर खींचेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख लेंगे, पानी के अंदर जब रहेगा तो भाई उसका जो कह सकते हैं कि उत्प्लवन बल है वो भी उसको हल्का करके रखता है। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से अधिक ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर से गुजरती है, उसका जो ग्रेविटेशनल सेंटर वो अलग है, ठीक है, अंदर से गुजरता है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे फेंका जाता है तो बम के नीचे पहुंचने पर हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी, बम के ठीक ऊपर होगी, कि भाई उसको भी इतनी स्पीड से ही फेंका गया, जड़त्व का सिद्धांत क्या काम करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर तथा उसके रूप में जो सीटी रखते हैं उसके क्षेत्रफल पर, उसके आयतन पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट, हवाई यात्रा के समय हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में स्याही निकल जाती है, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट, रॉकेट किस पे कार्य करता है, तो आपको पता होगा संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। जेट इंजन किस पे कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण पे। देखिए रॉकेट इंजन अलग है, जेट इंजन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। रॉकेट इंजन की बात करेगा तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, और जब जेट इंजन की बात करेगा तो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, ठीक है।
आइए और देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम सही होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा, पर द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा भाई क्या होता है m इंटू जी। तो यहाँ पे अगर जी कम हो जाएगा तो भाई इसका जो फोर्स की बात जो हम कर रहे थे, तो भाई मास तो सेम ही रहेगा, वही बात यहाँ दिखाई जा रही है। किसी वस्तु का भार किस पे अधिक होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 केजी है, अंतरिक्ष में भार भार की बात की जा रही है, भाई भार तो ऊपर होता ही नहीं है, वहां द्रव्यमान होता है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मानव शरीर का अधिकतम द्रव्यमान कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर होगा। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किसका इंगित करता है? तो बहुत तेजी से तूफान का। जो बैरोमीटर में अगर तेजी के साथ अगर दाब मतलब पाठ्यांक गिरता है तो इसका मतलब कि तूफान आने वाला है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चलेगा तो क्या होगा? तो दूरी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे आप वही लगा लेंगे, आपका जब फॉर्मूला आप लगा लेंगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का, तो क्लियर हो जाएगा। सही, गुरुत्वाकर्षण का गति का सिद्धांत आप काम कर, ठीक है। पृथ्वी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। बर्फ से भरे एक बीकर में अगर बर्फ का टुकड़ा रख देंगे आप, तो भाई जैसे बर्फ पिघलेगी तो पानी की सतह क्या रहेगी? टोटली अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, वो एक सिक्का उछालता है, तो उसके पीछे क्या गिर मतलब सिक्का पीछे की तरफ गिरता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि रेलगाड़ी गति आवर्धन के साथ बढ़ रही है, जो जड़त्व के सिद्धांत है इस पर वर्क करता है। तो नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो घर्षण का सिद्धांत। क्या आपका है? घर्षण का जो सिद्धांत है वह इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमसे कह रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम किस पे होगा आपका? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी पे जो पानी का घनत्व अधिकतम होगा। जल का घनत्व कहाँ अधिकतम होगा? तो 270